स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में देखा था, जिसमें बताया गया था कि अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि का बीच का जो अंतर होता है वही लगान कहलाता है। तो इस बीच के जो अंतर को या बचत को आधुनिक अर्थशास्त्री भी अपने लगान सिद्धांत में मानते हैं कि हाँ, इस प्रकार से एक बचत पाई जाती है। लेकिन उन्होंने इसमें कुछ नया दिया है कि आधुनिक अर्थशास्त्री अधिसीमांत भूमि या सीमांत भूमि के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि वो अवसर लागत से अधिक मूल्य या जो अधिक बचत प्राप्त होती है उसको लगान मानते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान की व्याख्या रिकार्डो के समान एक बचत के रूप में की है। रिकार्डो ने अधिसीमांत और सीमांत भूमि के उपज के अंतर को लगान कहा है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री लगान को साधन के अवसर लागत के ऊपर एक बचत मानते हैं। अवसर लागत उत्पादन के किसी साधन को उसके वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूर्ति मूल्य होता है। यदि किसी साधन के अपने वर्तमान प्रयोग में बनाए रखना होता है तो उसे न्यूनतम पूर्ति चाहिए ही होती है। इसलिए भूमि को इसकी न्यूनतम पूर्ति मूल्य अथवा अवसर लागत से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अवसर लागत अथवा हस्तांतरण आय के ऊपर इसी बचत को लगान कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे ही लगान कहा है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए भूमि का एक टुकड़ा है जिस पर कि गेहूं की खेती की जा रही है। गेहूं की खेती करने पर 1000 रुपये की आय प्राप्त होती है। यदि हम उसी सेम भूमि पर गन्ने की खेती करते हैं तो 800 रुपये हमको प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में उस भूमि के टुकड़े के लिए 800 रुपये, यानी कि जिस चीज़ में वो ऑप्शनल यूज़ की जा सकती थी तो उससे 800 रुपये प्राप्त हो रहे थे। तो वो जो 800 रुपये हैं वो उस भूमि के लिए न्यूनतम पूर्ति मूल्य है, या फिर कह लें तो अवसर लागत है। उस भूमि के टुकड़े पर गेहूं की खेती करने के लिए कम से कम 800 रुपये न्यूनतम पूर्ति मूल्य देना होगा, लेकिन उस भूमि के टुकड़े पर गेहूं की खेती करने के लिए 1000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उस भूमि के टुकड़े का वर्तमान मूल्य जो कि 1000 रुपये है को अवसर लागत से घटा देंगे, जैसे कि 1000 माइनस 800 बराबर 200 रुपये। तो ये हम लोगों का लगान निकला। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान किसी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए अवसर लागत के ऊपर एक बचत है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देखा है। अब देखते हैं आधुनिक लगान सिद्धांत का आधार। लगान के आधुनिक सिद्धांत का आधार जो है वो साधनों की विशिष्टता है, या अविशिष्टता भी कह सकते हैं उसको। इस संबंध में ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री बॉर्नबीगर ने उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा है। बॉर्नबीगर कहते हैं कि उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णतः विशिष्ट साधन और दूसरा होता है पूर्णतः अविशिष्ट साधन। देखते हैं कि पूर्णतः विशिष्ट साधन क्या होता है। पूर्णतः विशिष्ट साधन वो होता है जिनका उपयोग हम केवल एक ही चीज में कर सकते हैं। इन साधनों का किसी दूसरे प्रयोग में उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः विशिष्ट साधनों की अवसर लागत शून्य होती है। इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट साधनों के लिए दिया जाने वाला मूल्य इनका लगान होता है। इसमें मेन चीज क्या है? पूर्णतः विशिष्ट साधन वो होते हैं जो केवल एक ही चीज में प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरा कि पूर्णतः विशिष्ट साधन को लगान प्राप्त होता है। ठीक है, ये दो चीजें मेन हुई इसमें। अब देखते हैं पूर्णतः अविशिष्ट साधन क्या होते हैं। पूर्णतः अविशिष्ट साधन वे होते हैं जिनका कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, अतः ऐसे साधन के लिए दिया जाने वाला मूल्य अवसर लागत अन्य प्रयोगों में भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि क्योंकि ये ऐसे साधन होते हैं जो कि किसी भी जगह पर जाकर के काम कर सकते हैं, या फिर कह ले तो एक जगह से निकल करके दूसरे जगह पर भी ये चले जा सकते हैं। इनको कई सारी चीज़ों में हम काम पर लगा सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि इनके प्रयोग के बदले जो भी मूल्य दिया जाता है वो अवसर लागत अन्य प्रयोगों में भी प्राप्त हो सकता है। चूंकि इन साधनों को अपने वर्तमान मूल्य को उसके अवसर लागत के ऊपर कोई बचत प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अविशिष्ट साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें मेन चीज क्या है पूर्णतः अविशिष्ट साधन में? पहला
कि इनका उपयोग जो है कई सारी चीज़ों में किया जा सकता है। दूसरा कि इन्हें इनकी अवसर लागत के ऊपर कोई बचत प्राप्त नहीं होती है, यानी कि इन्हें लगान प्राप्त नहीं होता है। तो हमें लगान प्राप्त करना है तो किन साधनों की जरूरत पड़ेगी? पूर्णतः विशिष्ट साधनों की। ठीक है, पूर्णतः अविशिष्ट साधन लगान उत्पन्न नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर वॉन बिगर कहते हैं कि साधन ना तो पूर्णतः विशिष्ट होते हैं और ना ही पूर्णतः अविशिष्ट होते हैं। इसके विपरीत वह आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट होते हैं। साधन जिस अनुपात में विशिष्ट होगा उसे उसी अनुपात में लगान प्राप्त होगा, यानी कि साधन जिस हद तक की विशिष्ट होगा उसे उतना ही लगान प्राप्त होगा। फिर से यहाँ पर उदाहरण वही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सूत्र लगान का यहाँ पर दिया हुआ है जो वॉन बिगर ने दिया है। लगान बराबर वास्तविक लागत माइनस अवसर लागत। यहाँ आगे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, वास्तविक लागत माइनस अवसर लागत। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य वाली बात है कि विशिष्टता एक गुण है जिसे कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः उत्पादन का प्रत्येक साधन अल्पकाल में विशिष्ट होता है, लेकिन दीर्घकाल में वो अविशिष्टता का गुण प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि उत्पादन के किसी साधन को अल्पकाल में विशिष्टता के गुण होने के कारण लगान प्राप्त होता है। पूर्णतः विशिष्ट व अविशिष्ट साधन का उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यानी कैसे पता चलेगा कि कोई साधन विशिष्ट कब कहलाएगा और अविशिष्ट कब कहलाएगा? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक बूढ़ा नौकर, ठीक है, उसका मालिक उसे 200 रुपये प्रति महीने देता है उसके काम के एवज में। अब यदि मालिक जो है नौकर को काम से अलग कर दे या निकाल दे, तो क्योंकि वह नौकर जो है वो काफी वृद्ध है, बूढ़ा है, इसलिए उसे कहीं और जगह नौकरी नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में वह बूढ़ा नौकर पूर्णतः विशिष्ट साधन कहलाएगा और उसको मिलने वाला वेतन यानी कि 200 रुपये जो उसके काम के बदले उसका मालिक उसे देता है वह उसका लगान कहलाएगा। इसके विपरीत मान लीजिए एक इंजीनियर भिलाई इस्पात उद्योग में काम करता है। उसे उसके काम के बदले 10,000 रुपये, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, ठीक है, 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। यदि उसे भिलाई इस्पात कारखाने से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो जो इंजीनियर है वो दूसरी जगह जैसे एलाइड स्टील प्लांट में चला जाएगा, वहां भी उसके काम के बदले उसे 10,000 रुपये मासिक वेतन जो है वो प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में वह इंजीनियर पूर्णतः अविशिष्ट साधन कहलाएगा, चूंकि इससे अवसर लागत के ऊपर कोई भी बचत प्राप्त नहीं होती है, अतः उसे कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। इसी चीज को नीचे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में SS जो है वो साधन की पूर्ति रेखा है, जो कि साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम होने के कारण यह रेखा SS में नीचे से ऊपर की ओर जो है वो बढ़ रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सीमांत उत्पादकता वक्र के अनुसार DD, ठीक है, ये DD जो है साधन का मांग वक्र है, ये डिमांड का लाइन है, ये सप्लाई का नॉर्मल। OX अक्ष पर साधन की इकाई ली गई है, OY अक्ष पर साधन की कीमतों को रखा गया है। साधन मांग वक्र SS पूर्ति वक्र को, ये जो साधन वाला है, ठीक है, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र, ठीक है, तो जो मांग वक्र है वो पूर्ति वक्र को P बिंदु पर काट रहा है। इस साम्य बिंदु, ये जो P बिंदु हुआ ये संतुलन का बिंदु या साम्य बिंदु कहलाएगा। इस साम्य बिंदु पर साधन की कीमत कितनी होगी? PM होगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं OR, ठीक है, OR के बराबर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो साधन की कीमत जो है PM या फिर OR है। PM कीमत पर साधन की मात्रा, PM कीमत पर साधन की जो मात्रा है, क्योंकि ये नीचे साधन की इकाई वाला है, तो साधन की मात्रा कितनी हुई? OM के बराबर हुई। तो यहाँ पर वास्तविक आय, ठीक है, वर्तमान कीमत पर जो वास्तविक आय प्राप्त होगी वो होगा OM इंटू PM।
तो ओ एम इंटू पी एम करेंगे तो फिर हम लोग को जो एरिया प्राप्त होगा वो होगा ओ आर पी एम के बराबर, यानी कि इतना क्षेत्रफल हम लोगों को यहाँ पर वास्तविक आय के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए ओ एस, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, तो एस एस का जो इधर से लाएंगे ना आप, वो ओ वाई अक्ष को जहाँ पर काटेगा वहाँ पर आपको एस बिंदु बनाना है। ओ एस जो है ये साधन की न्यूनतम पूर्ति कीमत है, ठीक है, न्यूनतम पूर्ति कीमत है। इससे कम कीमत पर साधन की कोई भी इकाई काम नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूर्ति के लिए जितनी भी इकाइयों को लगाएंगे उनके लिए भी एक रेट फिक्स होता है कि कम से कम इतना तो उनको अपने प्रयोग के बदले प्राप्त होना ही चाहिए। तो ये जो यहाँ पर एस है ये वही है, ठीक है। तो ये जो है न्यूनतम पूर्ति कीमत है। जब तक कि ये किसी साधन को प्राप्त नहीं होगा तब तक कि कोई भी साधन काम करने को तैयार नहीं होगा। साधन की न्यूनतम कीमत ओ एस से बढ़ने पर उसकी पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ओ एस से बढ़ करके ये ओ आर हो जाएगा, तो फिर साधन की पूर्ति जो है वो भी बढ़ेगी। अतः एस एस पूर्ति वक्र साधन का अवसर लागत वक्र है, ये जो है इसका अवसर लागत वक्र है। ओ एम इकाइयों का उपयोग करने पर साधन की वर्तमान आय जो है वो ओ आर पी एम, जैसे हम लोग ने पहले देखा है, जबकि उसकी न्यूनतम पूर्ति कीमत, ध्यान रखिए पहले हम लोगों ने कीमत देखा था जो ओ आर पी एम निकला था, अब हम बात कर रहे हैं न्यूनतम पूर्ति कीमत की। तो न्यूनतम पूर्ति हम लोगों ने कितना देखा था, अभी एस देखा था ना, तो बस यहाँ से लीजिए ओ एस पी एम, ये जो है ये इसकी न्यूनतम पूर्ति कीमत हो गई, जबकि इसकी वास्तविक पूर्ति कीमत कितनी है, ओ आर पी एम। तो अब हम लोगों को जो है न्यूनतम पूर्ति कीमत और वास्तविक पूर्ति कीमत को घटा देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्राप्त होगा वो हम लोगों का लगान कहलाएगा, और लगान के रूप में हम लोग क्या करेंगे, ओ आर पी एम माइनस ओ एस पी एम इज इक्वल टू आर एस पी, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो भी इतना दूर का हिस्सा रहेगा ये हम लोगों का लगान कहलाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर डिटेल किया हुआ है, आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद लगान का सिद्धांत जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लगान के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, आधुनिक लगान सिद्धांत आपने पढ़ा, अगर कोई पूछे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तो उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पहला ये है कि उत्पत्ति को प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है, उत्पत्ति का प्रत्येक साधन जो है वो लगान प्राप्त कर सकता है। ये केवल भूमि के लिए ही काम नहीं करता है ये सिद्धांत, बल्कि अन्य साधनों के लिए भी काम करता है। जबकि जो पुराने विचारक थे उन्होंने क्या कहा था, केवल भूमि से ही लगान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग साथ में थोड़ा पिछले का भी कवर अप करते जाएंगे ताकि आपको दोनों सिद्धांत के अंतर समझ आ सके और एक बेस आपके दिमाग में बैठ सके, ठीक है। लगान साधन की वर्तमान आय में उसके अवसर लागत के ऊपर जो बचत प्राप्त होती है वो लगान कहलाती है, जबकि पिछले वाले रिकार्डो के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि के अंतर को लगान कहते हैं, जबकि ये जो हम लोग लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं इसमें बताया गया है कि साधन की वर्तमान आय में उसकी अवसर लागत को घटा देने पर जो बचता है वो लगान कहलाता है। फिर लगान उत्पन्न होने के कारण साधन में विशिष्टता का गुण होना है, अतः लगान विशिष्टता का पुरस्कार है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक सिद्धांत में ये बताया गया है कि किसी भी साधन को लगान उसकी विशिष्टता के गुण के कारण प्राप्त होता है। साधन जितना विशिष्ट होगा उससे उतनी ही मात्रा में लगान प्राप्त होगा, ठीक है। साधन के अविशिष्ट होने या पूर्ति लोचदार होने पर लगान प्राप्त नहीं होता है। साधन के विशिष्ट होने या पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होने पर साधन की संपूर्ण वर्तमान आय उसका लगान होती है, ठीक है। यदि साधन आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट है तो उसकी वर्तमान संपूर्ण आय लगान नहीं होती है, बल्कि उसका कुछ भाग जो होता है वो उसे लगान के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर आंशिक रूप से वह साधन विशिष्ट भी है। तो जितनी मात्रा में वह विशिष्ट है उतनी मात्रा के बराबर उसको लगान प्राप्त होगा। इस प्रकार से लगान का आधुनिक सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है जो उत्पत्ति के साधनों पर लागू होता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा लगान का आधुनिक सिद्धांत। इसके साथ साथ एक और सिद्धांत है आभास लगान सिद्धांत, जो कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने कमेंट किया तो मैं बनाऊंगी वीडियो, वरना फिर हम लोग सिलेबस में अपने आगे चलेंगे और हम लोग ब्याज के सिद्धांत पर फोकस करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।